Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simply Doctor. I am Pooja Vishwakarma. अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की पूरी आपको सीरीज़ मिलेगी। यहाँ पर मैं BHMS जो है उसको मेन फोकस करके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। BHMS फाइनल ईयर के क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे मैं ले रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर हम BHMS फाइनल ईयर का कम्युनिटी मेडिसिन का 2023 जून का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम ये हमारी क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सीरीज होगी पूरी एक। इसमें मैं आपको पार्ट 1 बताऊंगी। इसमें क्या क्या बताऊंगी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर। इस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पेपर मेनली मैं सॉल्व करने वाली हूँ। कोर्स है BHMS फाइनल ईयर एंड ये जो पेपर है ये है जून 2023 का एंड सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन। यहाँ पर आप MPMSU का BHMS फाइनल ईयर एग्जामिनेशन जून 2023 का पेपर देख सकते हैं। सब्जेक्ट कम्युनिटी मेडिसिन है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं हम इन्हें डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम में टोटल 12 क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। उसमें से हमको केवल 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा में हमें दिए होते हैं। तो यहाँ पर हम पिंगटा डिसीज से लेकर व्हाट इज पर्पस ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट तक हम क्वेश्चंस देखेंगे विथ सॉल्यूशन। तो डिस्कस करते हैं पिंगटा। सो व्हाट इज पिंगटा? पिंगटा जो है एक डिसीज है। ये क्या होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है वो हम देखेंगे। तो देखते हैं। पिंगटा इज ट्रॉपिकल इलनेस इम्पैक्टिंग द स्किन। पिंगटा जो है ट्रॉपिकल इलनेस है, मतलब ऐसे एरियाज में होती है जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आते हैं और ये मेनली हमारी स्किन को अफेक्ट करती है। कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रिपेनेमा केरेटिन। तो ये किसके कारण होता है? कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रिपेनेमा केरेटियम। ट्रिपेनेमा केरेटियम एक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से ये पिंगटा डिसीज होती है। इसमें एज जो है वो 10 to 15 ईयर्स के, यानी 10 से 15 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें मेनली ये डिसीज होती है। इट इज क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज। यह एक इन्फेक्शियस डिसीज है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसका इन्फेक्शन होता है। ट्रांसमिशन इज नॉन वेनेरल और बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्शियस लीजन्स। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है नॉन वेनेरियल होता है, यानी असेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है इसका। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकती है अगर इन्फेक्शन लीजन के कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आ जाए तो। आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 7 to 21 days an initial papular lesion appear on the hands, legs, followed by a maculopapular erythematous pintitis lasting for years। जब इसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है तो उसके 7 से 21 दिन के बाद इनिशियल सिम्टम्स देखने को हमको मिलते हैं। इसके इनिशियल सिम्टम्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मेनली हैंड्स पे देखने को मिलते हैं और लेग्स पे देखने को मिलते हैं। और जो बाद में किसमें चेंज हो जाते हैं? मैक्यूलोपेपुलर एरिथेमेटस प्रेशस जिसे पिंकटाइट कहते हैं उसमें चेंज हो जाते हैं कुछ सालों के बाद। लास्ट स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीपिगमेंटेड ल्यूकोडर्मिक पैचेस विच में बी परमानेंट। अगर हम इसकी लास्ट स्टेज की बात करें तो इसके लास्ट स्टेज के कैरेक्टर क्या रहेंगे कि बॉडी का जो स्किन रहेगी वो डीपिगमेंटेड हो जाएगी और वाइट वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे स्किन पे जो कि परमानेंट हो सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका? एंटीबायोटिक बेंजाथिन पेनिसिलिन जी, BPG जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट है। एंटीबायोटिक बेंजाथिन पेनिसिलिन।
तो यहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन विंटर डिसीज को डिस्कस किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 कॉमन मेथड्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। देखिए मेनली जो होता है ना प्रिवेंशन, वो 4 तरह से होता है, पर यहाँ पर हमसे केवल 3 ही मेथड्स पूछे हैं। तो 4 कौन कौन से प्रकार हैं? पहला आएगा प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। अब प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है? तो किसी भी बीमारी का रिस्क फैक्टर अभी प्रेजेंट नहीं है एनवायरनमेंट में, तो अगर रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं हुआ है और उससे पहले ही हमने प्रिवेंशन कर दिया तो उसको हम कहते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ डिसीज व्हेन रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट। इन्वायरमेंट में किसी भी बीमारी का रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और उसकी उपस्थिति में हमें खुद को प्रिवेंट करना है और डिसीज को होने से, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिसीज फ्रॉम अकरिंग। अब इन्वायरमेंट में रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है, अब बीमारी हो भी गई है शरीर में, पर वो कॉम्प्लिकेट ना हो, उस समय हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ। रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है, बीमारी हो भी गई है, कॉम्प्लिकेशंस भी प्रोड्यूस हो चुकी है, पर अब हमें उस लेवल तक नहीं जाने देना है डिसीज़ को जिससे कि कोई डिसेबिलिटी हो या डेथ कॉज हो, तो उस समय जो प्रिवेंशन लेते हैं उसे हम कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ इनको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो आप इनको अलग से जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 मार्क्स के हिसाब से इन क्वेश्चंस को बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कोल्ड चेन। देखिए कोल्ड चेन क्या होती है? सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। तो कोल्ड चेन क्या होती है? ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें किसी भी वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लो टेम्परेचर पर, जहाँ पे वो बन रही है वहाँ से जहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगना है वहाँ तक। तो ये पूरी एक चेन होती है, इसीलिए इसको कोल्ड चेन कहते हैं। कोल्ड नाम यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि वैक्सीन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट हमें लो टेम्परेचर पे करना है। कोल्ड चेन टेम्परेचर इन इंडिया इज़ +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। इंडिया में जितनी भी वैक्सीन स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होती है उनका जो मैक्सिमम वैक्सीन है उनका जो टेम्परेचर होता है वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, रूटीन स्टोरेज +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज -20 to -14 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। अगर इसको थोड़ी सी भी हीट मिलेगी तो ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसीलिए इसका अगर हमको रेगुलर स्टोर करना है इसको तो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हमको रखना होगा, और अगर लंबे समय के लिए इसको स्टोर करना है तो -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखना पड़ेगा। वैक्सीन स्टोर्ड इन द फ्रीजिंग कंपार्टमेंट इज़ पोलियो एंड मीजल्स। देखिए जो फ्रीज होते हैं उनमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक जिसमें बर्फ़ जमती है जिसे फ्रीजिंग कंपार्टमेंट कहते हो है, और एक जो सिर्फ कोल्ड करने का काम करता है उसको कोल्ड कंपार्टमेंट कहते हैं। तो जो पोलियो एंड मीजल्स की वैक्सीन होती है वो इस फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती हैं या स्टोर की जाती हैं। वैक्सीन विच मस्ट बी अलाउड इन कोल्ड पार्ट एंड नेवर अलाउड टू फ्रीज आर BCG, TT, DT, DPT, टाइफॉइड्स एंड डायलुएंट्स। ये जो भी वैक्सीन्स है BCG, टिटनस की वैक्सीन, डिप्थीरिया टिटेनस की वैक्सीन या DPT की वैक्सीन, टाइफॉइड की वैक्सीन, डायलुएंट्स, ये सभी हमको यहाँ कोल्ड पार्ट वाले कंपार्टमेंट में रखना है कोल्ड चेन के।
विटामिन ए वैक्सीन स्टोर आउटसाइड कोल्ड चेन एट रूम टेम्परेचर। विटामिन ए की जो वैक्सीन होती है वो कोल्ड चेन के अंदर नहीं आती है, इसे कॉमनली रूम टेम्परेचर पर भी रखे तो ये ख़राब नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन हर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए, व्हाट इज़ हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड मीनिंग क्या होता है? हर्ड का मतलब होता है एक ग्रुप, एक पॉपुलेशन का समूह। जब एक पॉपुलेशन में एक ग्रुप में इम्यूनिटी डेवलप होती है तो इसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसको हम समझते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स है। इफ़ ओनली अ फ्यू पीपल्स आर वैक्सीनेटेड। देखिए, ये जो ऑरेंज कलर का है ये पर्सन है जो किसी बीमारी से ग्रसित है, और इस बीमारी के लिए हमने जो ग्रीन कलर के इन लोगों को वैक्सीन दिया हुआ है। तो क्या होगा, ये जिनको वैक्सीन दिया है ये तो सेफ रहेंगे, बाकी जो पॉपुलेशन के लोग रहेंगे उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या होगी, स्प्रेड होगी। देन वन पर्सन इज इन्फेक्टेड, द डिसीज स्प्रेड वेरी फास्ट। बट इफ़ लोड्स ऑफ पीपल आर वैक्सीनेटेड, पर अगर हम ये जो भी पॉपुलेशन है इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे दें तो क्या होगा, ये लोगों को इतनी जल्दी बीमारी नहीं फैला सकता। देन द डिसीज कांट स्प्रेड वेरी फास्ट, सो द होल कम्युनिटी स्टे सेफ। दिस इज़ हर्ड इम्यूनिटी। यानी अगर लोगों को वैक्सीन दे दे तो उससे क्या होगा कि वो बीमारी इतनी जल्दी नहीं लोगों में क्या फैलेगी, और लोगों में क्या होगी, चूँकि वैक्सीन दिया हुआ है तो उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है तो वो उस बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। और एक कम्युनिटी के लेवल पर जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो इसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ कॉमन वाटरबोर्न डिसीज़। हमें ऐसी बीमारी के बारे में बताना है जो कि पानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो वाटरबोर्न डिसीज़ क्या होती हैं? टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया एंड चिकनगुनिया, डायरिया एंड कोलेरा। ये सभी बीमारियां ऐसी है जो कि वाटरबोर्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम HIV स्टैंड फॉर। सो देखते हैं, HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो HIV है किसका फुल फॉर्म है, तो हमें पता है कि HIV जो है वो क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है। और इस वायरस का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, विच इज़ वायरस डेट कॉज HIV इन्फेक्शन। ये क्या कॉज करता है, HIV का इन्फेक्शन कॉज करता है। द एब्रीवेशन HIV कैन रिफर टू द वायरस और टू HIV इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी को ड्रग्स लेने की आदत लग जाए तो उसके सिम्टम्स हम देखते हैं। बिहेवियर सिम्टम्स होते हैं, यानी वो किस तरह का बिहेव करता है आफ्टर ड्रग टेकिंग। एंड फिजिकल उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ड्रग एब्यूज टेंड टू सिग्निफिकेंटली आफ्टर अ पर्सन बिहेवियर एंड हैबिट्स। ड्रग के एब्यूज़ के बाद में जो पर्सन होता है उसके बिहेव में भी और उसके हैबिट में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सम ड्रग कैन इम्पेयर द ब्रेन एबिलिटी टू फोकस एंड थिंक क्लियरली। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनसे ब्रेन की सोचने की और फोकस करने की क्षमता क्या हो जाती है, इम्पेयर होती हैं। और क्या क्या बिहेवियर सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, इंक्रीज्ड एग्रेशन और इरिटेबिलिटी। उसका एग्रेशन यानी उसका गुस्सा और उसकी इरिटेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चेंज इन एटीट्यूड और अ पर्सनालिटी, लिथार्जी, वो थका हुआ फील करता है, डिप्रेशन में जा सकता है। पोजीशन वेरी डिफरेंट, मैसेज ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर उसके बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मैसेज आते हैं। ड्रामेटिक चेंज इन हैबिट और प्रायोरिटीज़, उसकी हैबिट में उसकी प्रायोरिटीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। फिज़िकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं हमको, चेंज इन अपीयरेंस कैन बी एडिक्शनल, यानी उसका
वो जो दिखेगा वो अलग ही तरीके से दिखेगा, क्योंकि जो भी लोग ड्रग का एडिक्शन करते हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं। क्लू टू पॉसिबल ड्रग यूज एंड मे इंक्लूड, और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? ब्लड शॉट और ब्लैक आइज, यानी आंखें उसकी बहुत ज़्यादा लाल दिखाई देती है। डायलेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल, उसकी प्यूपिल या तो डायलेटेड हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टेड हो सकती है। एब्रप्ट वेट चेंज, मतलब उसके वज़न में चेंज हो सकता है। प्रॉब्लम स्लीपिंग और स्लीपिंग टू मच, या तो बहुत कम सोएगा या बहुत ज़्यादा सोएगा। लुकिंग अपकेप्ट, मतलब वो बहुत ही अलग दिखाई देगा। पुअर फिजिकल कोऑर्डिनेशन, उसका फिजिकल कोऑर्डिनेशन अलग होगा। यूजुअली बॉडी ऑर्डर्स, उसकी बॉडी से स्मेल आएगी ड्रग की जो भी उसने लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ डाइस। देखिए डाइस क्या होता है। The DICE or traditional birth attendant (TBA) remains the primary health care provider during pregnancy. देखिए आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या जो भी, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ये हमें कौन बताता है? दाइस वगैरह बताती है, जो कि हमारे घर में यूजुअली होती हैं। एंड चाइल्ड बर्थ इन मच ऑफ रूरल एरिया, आज भी जो गांव के एरियाज होते हैं उनमें मेडिकल फैसिलिटी उतनी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आज भी क्या होता है, घर पे डिलीवरीज होती हैं, और घर पे जो भी डिलीवरीज करवाती है उन्हें क्या कहते हैं? दाई कहते हैं। टिपिकली एन ओल्डर और विडो वुमन, द डाइस ड्रॉ अपॉन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन्हें क्या होता है? सालों का अनुभव होता है। एंड जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर हर डिलीवरीज प्रैक्टिस, और उन्हें ट्रेडिशनल पारंपरिक नॉलेज भी होता है डिलीवरी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज। क्या होता है स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज? डेफिनेशन देखते हैं इसकी। Spectrum of disease refers to the full range of manifestation of a disease can take in population from precursor to the severe state, depending on interaction between host, agent and environment factor। देखिए क्या होता है, कोई भी बीमारी जहाँ से वो शुरू हुई है, यानी जहाँ से उसका मैनिफेस्टेशन हुआ है किसी भी पॉपुलेशन में, वहाँ से कितनी सीवियर वो जा सकती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एक स्पेक्ट्रम के रूप में डिफाइन करते हैं। और ये बीमारी शुरू हुई है और कहाँ तक, इसका सीवियर स्टेट क्या हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है? होस्ट पर डिपेंड करता है, एजेंट पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। होस्ट यानी कि जिसके कारण ये बीमारी हो रही है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये। एजेंट यानी कि देखिए कुछ बीमारी ऐसी होती है जो कि घरेलू मक्खियों की वजह से होती है, तो वो एजेंट हो जाएंगे। लाइक मलेरिया है, तो मलेरिया किसके वजह से होता है? मच्छर के काटने से होता है, तो वो एक एजेंट है। इन्वायरमेंट फैक्टर, इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर्स है वो भी किसी न किसी बीमारी को सीवियर स्टेट तक ले जाने में रोल प्ले करते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? सब क्लिनिकल केसेस। अब ये सब क्लिनिकल केसेस क्या होते हैं? जिनमें मतलब हमें साइन और सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। कोई भी पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जा रहा है, लेकिन डॉक्टर उसके साइन और सिम्टम्स नहीं देख पा रहा है, तो इसको कहते हैं सब क्लिनिकल केसेस। एक्सट्रीमली माइल्ड केसेस, एक्सट्रीमली माइल्ड केसेस क्या होते हैं? नेक्स्ट है एक्सट्रीमली माइल्ड केसेस। अब देखिए कोई भी पेशेंट है जो आया है डॉक्टर के पास, बट उसके साइन और सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा कम हैं, ना के बराबर है, तो ऐसे केसेस को क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली माइल्ड केसेस कहते हैं। माइल्ड केसेस यानी केवल कुछ ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस बीमारी के। मॉडरेट सीवियर केसेस मतलब कि बीमारी थोड़ी सी सीवियर केस में जा चुकी है। सीवियर केसेस जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं डिसीज़ के, तो उसको सीवियर केस कहते हैं, डेथ फाइनली। तो ये सभी सब क्लिनिकल केस, एक्सट्रीमली माइल्ड केस एंड माइल्ड केस, मॉडरेटली सीवियर केस एंड सीवियर केस एंड डेथ, ये सभी किसमें आते हैं? ये पूरा एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं किसी भी बीमारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टिटेनस। व्हाट इज टिटेनस? टिटेनस इज सीरियस डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टम caused by toxin producing bacteria.
टिटेनस एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी है नर्वस सिस्टम की हमारे, जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। द डिसीज कॉज्ड मसल्स कॉन्ट्रेक्शन पर्टिकुलरली ऑफ योर जॉ एंड नेक मसल्स। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, यानी एक बार अगर कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो फिर से रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है। और ये मेनली कहाँ की मसल्स को इन्वॉल्व करता है, जॉ की मसल्स को और नेक की मसल्स को। टिटेनस इज कॉमनली नॉन एज लॉक जॉ। जो टिटेनस बीमारी होती है इसको लॉक जॉ भी कहते हैं। द बैक्टीरियम डेट कॉज टिटेनस इज क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। देखिए ये बीमारी किसके कारण होती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के कारण होती है। द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन अ डोरमेंट स्टेट इन सॉइल एंड एनिमल फिशेस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये मिट्टी में और जानवरों का जो मल मूत्र होता है उसमें पाया जाता है। The tetanus vaccine is given to children as part of diphtheria, tetanus toxoids, a cellular pertussis vaccine। जो बच्चों में होती है ये वैक्सीन डी टेप के रूप में दी जाती है, जिसमें D4 इसमें 3 बीमारियों का कॉम्बिनेशन होता है वैक्सीन में, डिप्थेरिया, टिटेनस और पर्ट्यूसिस। अ बूस्टर शॉट इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट वंस एवरी 10 ईयर। जो एडल्ट्स होते हैं उनमें हर 10 साल में एक बार बूस्टर शॉट दिया जाता है टिटेनस की वैक्सीन का। दिस में बी वन ऑफ टू वैक्सीन्स, डी टेप और डी टी। या तो हम डी टेप वैक्सीन दे सकते हैं या डी टी वैक्सीन दे सकते हैं। अब बूस्टर इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जब थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है, 7वां महीना चलता है, तब भी डी टेप वैक्सीन दी जाती है रिगार्डलेस ऑफ द मंथ्स मदर्स वैक्सीनेशन शेड्यूल। रिगार्डलेस ऑफ मदर्स वैक्सीनेशन शेड्यूल। देखिए क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें भी वैक्सीनेशन किया जाता है, तो उनमें तीसरे महीने में डी टेप वैक्सीन का डोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 ऑक्यूपेशनल डिसीज। फर्स्ट इज डर्मेटाइटिस, सेकेंड इज रेस्पिरेटरी इलनेस एंड थर्ड इज इन्फेक्शियस डिसीज। देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एलर्जिक एंड इरिटेट dermatitis, also known as contact dermatitis, is the most important cause of occupational skin disease। occupational skin disease में dermatitis एक सबसे कॉमन डिसीज है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एलर्जिक एंड इरिटेंट dermatitis। दूसरा देखते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस। दिस कैन इंक्लूड अस्थमा, डिजीज ऑफ लंग्स एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, COPD। देखिए रेस्पिरेटरी इलनेस जो कि ऑक्यूपेशनल डिसीज़ के अंदर आती है, इसमें अस्थमा आ जाएगा, डिसीज़ ऑफ लंग्स की जो भी बीमारियां होती है वो, एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीज थर्ड है। NIOSH state that healthcare workers run the risk of contracting infectious diseases such as hepatitis B and C, tuberculosis, इवन द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इन्फेक्शियस डिसीज में क्या क्या आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी एंड सी, ट्यूबरकुलोसिस एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होने वाली एड्स बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं HIA। हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ अ मीन्स ऑफ एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। देखिए जो भी पॉपुलेशन होती है हमारी, उसमें हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और उन पॉलिसीज़ में कुछ एविडेंस को ध्यान में रखा जाता है कि अगर बीमारी के लिए कोई भी बीमारी हो रही है ना, तो उस बीमारी के लिए
एविडेंस चाहिए कि रियलिटी में वो बीमारी उन लोगों को हो रही है या नहीं हो रही है। It is a combination of methods whose aim is to assess the health consequences to a population of a policy, project, or a program that does not necessarily have health as its primary objective. यहाँ पर पॉपुलेशन में क्या किया जाता है, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती है, कुछ प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ताकि इन सब के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी पॉपुलेशन में हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट इज multidisciplinary process within which a range of evidence about the health effects of a proposal is considered in a structured framework. It takes into account of opinion and expectations of those who may be affected by a proposed policy. Potential health impact of a proposal are analyzed and used to influence the decision making process. इन शॉर्ट हम हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट को समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, ये है कि अलग अलग जगह पर जाकर, अलग अलग पॉपुलेशन पर जाकर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकालना, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखना, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाना जो कि लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करे, लोगों को जागरूक करे, जिससे कि उनका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो। इसी को ही कहते हैं हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट। सो गाइस, इसमें मैंने क्वेश्चन 1 के सभी शॉर्ट 2 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लूँ और इसके आगे का पार्ट आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें मैं 5 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। थैंक यू गाइस।